हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी 135 में स्वागत है। आज मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट का कराने जा रहा हूं, जो कि सीटेट 2023 का है। और मैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, जो कि पिछली बार सीटेट पेपर 18 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर 7 फरवरी 2023 तक हुआ था। और मैं आज आप लोग को 19 जनवरी 2023 में जो भी पेपर में मैथ की प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम आए थे मैथ के, मैं वो सब सॉल्व कराऊंगा। और आप जुड़े रहिएगा, 100% आपको अच्छे से समझ में आएंगे सभी क्वेश्चन। और एक छोटा सा मोटिवेशन कोर्स है, उसको आप लेते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए, मोटिवेशन दिया हम आप लोग के लिए लिए हुए बहुत अच्छा सा मोटिवेशन है। इसके साथ आप पढ़ाई करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी सभी एग्जाम में। देखिए, मोटिवेशन क्या है कि जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि हम आखिरी बार पढ़ रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है। यदि जब इस सोच के साथ पढ़ाई करेंगे तो हमें 100% आशा है कि जो भी व्यक्ति इस सोच के साथ पढ़ाई करता है वो 100% परीक्षा में सफल होता ही होता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि ये सोच के बैठे कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, मतलब जैसे कि पेपर के एक दिन पहले जो पढ़ाया जाता है वो 100% याद आता है। तो हमेशा यही सोचे कि कल मेरा एग्जाम है। यदि कल एग्जाम रहता है तो आज पढ़ते हैं तो वो याद रहता है। यदि अभी से पढ़ रहे हैं, अब सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब पेपर 2024 का होने ही वाला है, 1 जुलाई में होगा ही। तो आप ऐसे तैयारी करें कि मान के चले कि कल ही एग्जाम है और जो भी पढ़े 100% समझ में आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और एक संख्या और दिया हुआ है 16 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 बचता है। देखिए, 4, 6, 8, 12 और 16 बोला सभी से डिवाइड करें और शेषफल 2 बचे। मतलब इन क्या करेंगे, हम सभी का एलसीएम निकाल ले। और यदि एलसीएम आप निकालेंगे सभी का तो कितना आ जाएगा। देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या होती है निकालने का एलसीएम, सबसे बड़ा तरीका ये होता है, अच्छा तरीका ये होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाए। जैसे 16 दूनी 32 हो गया, तो 32 देखिए सभी से कट रहा है कि नहीं, सभी से कट रहा है, 6 से नहीं कटेगा, मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। तो एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 का 3 बार, 16 3 48, तो 48 देखिए सभी से कट रहा है, हाँ कट जाएगा। 4 से तो कटेगा ही, 6 से भी कट जाएगा, 6 48, 8 6 48, 12 चौक 48 और 16 3 48, मतलब 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। और जो एलसीएम होता है मतलब सभी से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। और यदि इसमें हम 2 जोड़ लें, मतलब संख्या जो हो जाएगी 50 हो जाएगी। यदि इसमें हम 2 जोड़ लें तो 2 ऐसी संख्या होगी कि सभी से भाग करने पर हमारा 2 बचेगा, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। मतलब विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 बचता है। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का लसा निकाल लेंगे। लसा से जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें यदि हम 2 जोड़ देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लसा निकालने से हमारा 48 आया और 48 में 2 प्लस कर लिए तो कितना आ गया, 50 आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या युग्म है। 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या युग्म है। देखिए, अभाज्य संख्या युग्म बोला गया है 1 और 100 के बीच में। 1 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या युग्म बोला गया है। तो देखिए, अभाज्य संख्या युग्म 1 और 100 के बीच में जो होगा वो क्या होगा। देखिए, 3 और 5 हो जाएगा, 3 5। आप कह सकते हैं कि 2 और 3 भी होगा, लेकिन अभाज्य संख्या ऐसा होना चाहिए जिसके बीच में अंतर जो है 2 आए, डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 3 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 7 7 9 तो होगा नहीं, 9 कट जाएगा, तो 11 और 13 होगा। 11 13 के बाद एक हो जाएगा हमारा 17 और 19 आ जाएगा, 17 19 आ जाएगा। 17 19 के बाद हमारा आएगा 17 19, 19 के बाद 19 21, 21 तो कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 29 31, ठीक, 29 और 31। और उसके बाद हमारा संख्या आएगा जो एक आ जाएगा 31, तो 41 और 43, 41 और 43, ये भी नहीं कटेगा किसी से। तो 50 के अंदर इतने हो गए, ये 50 के अंदर हो गए इतनी संख्याएं। और 50 के आगे जो होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे, 59 होगा, एक 61 होगा, 59 61 हो जाएगा। और उसके बाद जो आएगा हमारा एक 71 हो जाएगा और 73 हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप युग्म निकालेंगे जिनके बीच में डिफरेंस 2 का रहे तो वो किसी न किसी संख्या से कट जाएंगे। लेकिन ये इतनी संख्या हैं 1 और 100 के बीच जो कि किसी संख्या से कटेंगे नहीं। तो अभाज्य संख्या युग्म है, तो ये कितनी संख्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 1 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या युग्म होंगे, तो 8 होंगे। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगला देखिए, संख्या 45 360 में 5 अंक और 6 को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रारंभिक संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए, 5 की जगह पे 6 रख दें और 6 की जगह पे 5 रख दें
तो अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 5 की जगह पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 की जगह पे 6 रखेंगे तो हो जाएगा 4 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3, और 6 की जगह 5 हो जाएगा 3 5 0। और प्रारंभिक संख्या क्या था कि 45 और 360। अंतर पूछा है, घटा लीजिए आसानी से, बहुत आसानी से घटा लेंगे आप। 0 से 0 गया 0, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, और 12 में से 3 गया फिर 9 आ जाएगा, 5 में से 5 गया कुछ नहीं आएगा, 4 में से 4 गया कुछ नहीं आएगा, तो ऐसे कुछ आएगा नहीं, तो कितना आएगा 990 आएगा। तो ये हमारा विकल्प बी, ये विकल्प बी सही हो जाएगा। अच्छा, अब बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा 100%। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, यदि ध्यान से पढ़ ले तो एक बार में 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए 100 को 1/2 से भाग देकर 30 जोड़िए, परिणाम में 45 घटाइए, आप क्या प्राप्त करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखिए 100 को 1/2 से भाग देकर, देखिए 100 को 1/2 से भाग करेंगे मतलब 100 हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, डिवाइड कर दीजिए 1/2 से भाग देकर 30 जोड़िए, 30 जोड़ लेते हैं, तो परिणाम में से जो परिणाम आया मतलब जितना आया इसमें से 45 घटा लेते हैं, तो बोल रहा है क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 100 को 2 से भाग करेंगे तो 100 को क्या कर लेंगे, गुणा में बदलेंगे तो 2 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और 30 प्लस माइनस 45 ये होगा, तो 100 दूनी 200, 230 हो जाएगा, तो 230 और माइनस 45, 230 में से 45 घटाएंगे तो आएगा 185, तो 185 आपका विकल्प बी हमारा सही होगा, विकल्प बी सही होगा। समझ रहा है, 100 को 1/2 से भाग करिए, 1/2 से भाग दीजिए और 30 जोड़िए, और उसमें से जो आए परिणाम में से 45 घटाइए, तो 100 को 1/2 से भाग करना मतलब डिवाइडेड 1/2 हो गया, और भाग को गुणा में बदलेंगे तो नीचे को ऊपर चला जाएगा, तो 100 दूनी 200, 230 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा 185, तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, 100 को 2 से भाग करके 50 कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 को 1/2 से भाग करने दिया है तो 1/2 मतलब 2 से गुणा हो जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, और आशा करते हैं 100% समझ में ये भी आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में तो आया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक 7 अंक की संख्या इतना संख्या 11 से विभाज्य है तो p बराबर क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि p बराबर क्या होगा। तो जब भी 11 का डिविजिबल आए तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी 11 का डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा जो विषम संख्या होता है, विषम स्थान पर जो नंबर आते हैं और माइनस सम स्थान पर जो नंबर आते हैं, उनका जो अंतर होता है या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, ये होता है हमारा। तो विषम स्थान पे जो आएंगे नंबर इसको प्लस कर लीजिए। विषम स्थान पे कौन कौन से आएंगे, मतलब कि 1 आएगा, ये 3 आएगा विषम स्थान पे, 1 1 3 1 2 3 4 5, 5 ही विषम होगा, एक यहाँ पे आएगा 6 7, एक ही आएगा, सबको जोड़िए तो 4 5 9 और 9 6 15, 15 और 3 18, तो विषम स्थान पे क्या आ गया 18, माइनस सम स्थान पे, सम स्थान क्या बचा 4 और p और 0, मतलब 4 धन p, 4 धन p और बराबर क्या बोला है 11। तो कर लीजिए 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 और माइनस p बराबर 11, तो 18 में से 4 गया कितना है 14 माइनस p बराबर 11, और यहाँ से माइनस p को इधर भेज दीजिए, p हो गया और बराबर इधर से 14 है, और 14 माइनस 11 मतलब p का मान कितना आ जाएगा, p का मान आ जाएगा 3, 11 में से 14 में से 11 गया क्या आ जाएगा 3, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। निम्नलिखित में कौन सा रोमन संख्याओं में सही रूप से नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा रोमन संख्याओं में सही रूप से नहीं लिखा गया है, समझिए अच्छे से। देखिए ये हमको सही रूप से दिख रहा है क्योंकि ये ट्रिपल एस जो होता है 30 हो जाता है, 2 आई मतलब 32 हो गया, ये 32 लिखा गया है। इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 20 25, ये 25 लिखा गया है। इसको आप देखेंगे वी डबल एक्स, कभी भी कोई छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या नहीं होती, ये हो सकती है लेकिन इसके ऊपर डॉट रहता तब, तो ये हमारे गलत है। तो बोला कौन सही रूप से नहीं लिखा गया है, तो ये हमारा सी वाला जो विकल्प होगा वो सही लिखा है। ये उल्टा लिखा गया है, छोटे से बड़ा नहीं होता जबकि बड़े छोटा होता है, तो बड़ा हो जाएगा जिसके ऊपर 12 आ जाता तो ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, वो उन्हें एक के ऊपर एक करते हुए रखता है, ऐसा करने से क्या होता है। देखिए 5 रुपये के सिक्के चाहे 10 रुपये के सिक्के चाहे 50 रुपये का है चाहे जो है सिक्के हैं, कोई भी सिक्के हो चाहे जो भी सिक्के हों, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, एक के ऊपर एक रखते गए, ऐसे रखा गया है, एक के ऊपर एक ऐसे रखते गए हैं, और ऐसे रखेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा आप समझ सकते हैं। जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का आकार प्राप्त हो जाएगा, बेलनाकार शेप का आकार प्राप्त होगा। तो इसका हमारा जो उत्तर होगा ये बेलन होगा। किसी भी सिक्के को एक के ऊपर एक आप रखेंगे, घर पे रखकर देख लीजिए, जब ऐसे रखेंगे तो ये जो हमारा आकार प्राप्त होगा वो बेलन का आकार प्राप्त होगा। आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, आप 10 रुपये के भी 5 सिक्के कर लीजिए, 10 रुपये के 10 सिक्के कर लीजिए, जब उसका शेप देखेंगे तो बेलन होगा। क्योंकि बेलन क्या होता है कि नीचे भी सेम होना चाहिए, ये जो हमारा सर्कल होता है मतलब जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr वो सेम होना चाहिए, ऊपर का भी नीचे का भी रेडियस सेम होना चाहिए। और जब सेम सिक्के रखेंगे 10 का भी रखेंगे, 10 10 का सभी रहेगा, चाहे 5 5 का ही सभी रहेगा, तो सबके क्या आएंगे सेम आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा उत्तर बेलन हो जाएगा, बेलन होगा, विकल्प ए सही होगा हमारा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुजी आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं। देखो त्रिभुजी आधार वाले पिरामिड में देखिए एक बोला गया त्रिभुज बोल दिया तो एक त्रिभुज बना लीजिए, और
त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज हो गया, मतलब कि एक हम ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे त्रिभुज हो गया। अब पिरामिड जब बनाएंगे तो इसका शेप कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है, और फिर उसमें एक ऐसे कर देते हैं जिसको बोलते हैं त्रिभुज आकार का पिरामिड। पिरामिड हो जाता है, मतलब एक त्रिभुज हो जाता है, त्रिभुज, और उसके ऊपर शेप हम बनाते हैं ऐसे, ये पिरामिड हो जाता है। और इसको बीचों बीच हम ऐसे काट लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4, और ये बीचों बीच जो है 5, और एक जो ये खींचते हैं हम 6। तो त्रिभुजी आधार वाले पिरामिड में पूछा गया कितने किनारे होते हैं, तो कुल किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। विकल्प डी सही होगा। कुल किनारों की संख्या होती है 6। त्रिभुजी आधार वाले पिरामिड को अच्छे से बना लीजिएगा। त्रिभुज बनाइए, उसके ऊपर फिर से ऐसे बना लीजिए, तो पिरामिड हो गया। और पिरामिड में क्या होता है? बीचों बीच ऐसे होता है। तो 3 तो ये था ही पहले से, और 2 ऐसे खींचे हैं, तो 3 2 5 हो गया, और एक बीचों बीच खींच लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? 6। त्रिभुजी आधार में किनारे कितने होते हैं? कुल 6 किनारे होते हैं। आपको पता होना चाहिए, अच्छे समझ में आया होगा। यदि अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा, जिससे भी प्रोत्साहन मिल सके और भी अच्छे वीडियो हम आगे बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 अंश के कोण का समपूरक कोण कितना होगा? आपको अच्छे से पता होगा कि समपूरक कोण और कोटपूरक कोण। कोटपूरक कोण हमेशा वो होता है कि जब भी दो कोणों का योग 90 अंश आता है तो इसको हम बोलते हैं कोटपूरक कोण। और समपूरक होता है जब भी दो कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। और 180 अंश होता है, इसको बोलते हैं समपूरक कोण। आपको पता होना चाहिए समपूरक और कोटपूरक। तो कोटपूरक क्या होता है? दो कोणों का योग 90 अंश हो तो कोटपूरक होता है। और समपूरक जो होता है 180 अंश होता है। तो एक कोण 130 अंश होगा, दूसरा कोण कितना होगा? बहुत ही सिंपल बात है, दूसरा कोण 50 अंश होगा, क्योंकि 130 में हम 50 प्लस करते हैं तभी तो 180 होता है। तो एक समपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसमें से एक कोण 130 दे दिया है तो दूसरा क्या बचेगा? 50 अंश ही बचेगा। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। 100% समझ में आया होगा आप लोग को। और ये आपको 2023 में पेपर आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, चीनी के एक बोरी का भार 117 किलोग्राम 825 ग्राम है। यदि इस बोरी का भार लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भार होना चाहिए, खड़ी पे यहाँ पर रहेगा। भार 4 किलोग्राम 175 ग्राम है, तो चीनी का भार क्या होगा? यहाँ पर भी भार होगा। चीनी का भार क्या होगा? चीनी के एक बोरी का भार 117 किलोग्राम 825 ग्राम है। यदि इस बोरी का भार जो है 4 किलोग्राम 175 ग्राम है, तो चीनी का भार क्या होगा? घटा लीजिए, आसानी से घटा लीजिए। देखिए, बोला गया 117 kg और 825 ग्राम, ऐसे बोला गया है। और जिसमें से बोरी का वजन दे दिया है 4 kg। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ, आप कर सकते हैं। और 175 ग्राम, तो चीनी का भार क्या होगा? बोरी घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 7 में से 1 गया 6, 650 हो जाएगा। 650 ग्राम तो हमारा इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो और हल कर दीजिए। एक उसको उधार तो दिया ही नहीं था अच्छे से, कोई बात नहीं। 7 में से 4 गया 3, ये kg वाला आएगा, ये ग्राम वाला है, ये 3 आ जाएगा। और एक तो ये है, तो 11, 113 और 650, 113 और 650। ये बहुत ही बेसिक से सवाल थे कि आपको घटाना आता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 19 जनवरी 2023 को, तो बहुत ही बेसिक सवाल था। 100% सभी बच्चों को आना चाहिए था, जो भी नहीं किया था बहुत गलत बात है। अब आपके पेपर में आगे भी आने वाले शिफ्टों में, आने वाले पेपर में, जो भी 2024 में होने वाला सीटेट, इसमें भी ऐसे आएंगे, प्रतिवर्ष ऐसे ही आते हैं। बहुत हाई पेपर नहीं आता, लेकिन आप लोग का प्रैक्टिस न होने के कारण छोड़ देते हैं। एक बार करे रहेंगे तो 100% आप पेपर में अच्छे से करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, 62 वर्ष 12 माह में से 19 वर्ष 23 माह किसके बराबर होगा? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, बोला क्या गया है कि 62 वर्ष और 12 माह, 62 वर्ष 12 माह बोला गया है। और इधर दिया गया 19 वर्ष है, और फिर यहाँ पर भी दिया है 23 माह किसके बराबर है, मतलब घटाना है हमको। तो देखिए, घटाइए। देखिए, 12 माह में से 23 माह तो जाएगा नहीं, तो 12 माह क्या करेगा कि एक इससे उधार लेगा। किससे उधार लेगा? वर्ष से। तो एक वर्ष उधार देगा, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने इसको उधार दे देगा, तो 12 12 24 महीना में से 23 महीना गया, कितना आएगा? 1 माह। तो 1 माह वाला विकल्प सही होगा। या तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा हमारा। 1 माह तो आ गया। अब क्या करते हैं कि 1 साल इसको उधार दे दिया था, तो कितना हो गया ये हमारा? 62 वर्ष में से 61 वर्ष हो गया। 61 में से 19 घटा दीजिए, तो 61 यहाँ 1 हो गया ना। 11 में से 9 गया 2 आएगा, 11 में से 9 गया 2 आएगा। तो 2 किस्में हैं, इन दोनों में 2 किस्में हैं, लास्ट में 2 ये है। 100% आपका 42 आएगा। 42 वर्ष 1 माह आप घटा सकते हैं, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं कि 42 वर्ष और 1 माह हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100% आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, बहुत हाई पेपर नहीं आता है सीटेट का, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हो जाएगा। आप पेपर मिला सकते हैं। सेम टू सेम ये पेपर आया था आपका 19 जनवरी 2023 को। देखिए, मेरी माँ के पास लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर का आयताकार भूखंड है। वह इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है। इस नए भूखंड का परिमाप क्या होगा? देखिए, परिमाप बोला गया है, तो परिमाप क्या होता है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप, मेरी माँ के पास लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई
9 मीटर का आयताकार भूखंड है। देखिए आयताकार भूखंड है तो आयत आप जानते हैं कैसे होता है, ये रेक्टेंगल हो गया। अब एक आयताकार भूखंड है, लंबाई कितने बोल दिया गया 16 मीटर है और चौड़ाई बोला है 9 मीटर का। ये आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड है। इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है, समान क्षेत्रफल का। तो 16 9 या 144 हो गया, 16 9 या 144 क्षेत्रफल इसका लेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 16 गुणित 9, 16 9 या 144। इस क्षेत्रफल का एक भूखंड लेना चाहती है, वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है। तो इस नए भूखंड का परिमाप क्या होगा, देखिए भूखंड वर्गाकार लेंगे तो वर्ग का परिमाप, वर्ग लेंगे तो मतलब 12 लंबाई होगा, 12 चौड़ाई होगा, तभी 12 बराबर 144 आएगा। तो इसका परिमाप बोला जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, आयत वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित भुजा तो 12 चौके 48, तो 48 हो जाएगा। 12 चौके 48, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। समझ में आना चाहिए कि आयत था, आयत की लंबाई 16 थी, चौड़ाई 9 थी, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 144 हो गया। अब बोला 144 का ये है, लेकिन वर्गाकार हम खेत लेना चाहते हैं। एक हमारा आयताकार खेत था, इसी क्षेत्रफल का वर्गाकार खेत लेंगे तो मतलब 12 लंबाई और 12 चौड़ाई आएगा, तभी तो इसका क्षेत्रफल 12 12 में 144 होगा। ये हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इसका, तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा। तो ये हमारा 144 होगा, मतलब कि जो वर्ग होगी वो 12 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी वर्गाकार खेत होगी वो, तो 12 12 हो गए। और ये इसका परिमाप पूछा जाए तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, और यदि आयत का परिमाप होता है तो क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको पता होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, 2 ब्रैकेट में क्या होता है यल प्लस बी। तो आयत का ये होता है और वर्ग का होता है 4 गुणित भुजा। तो भुजा यदि 12 आ गई तो 12 में 4 से गुणा कर देंगे तो 12 चौके 48, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। 100% आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 समकोण किसके बराबर, देखिए 2.5 समकोण किसके बराबर है, तो 2.5 समकोण, देखिए 2.5 समकोण है, एक समकोण में 90 अंश होता है, तो 2.5 समकोण में किसके बराबर होगा, समझ सकते हैं आप। एक जीरो से पॉइंट को हटा दीजिए, 9 से गुणा कर लीजिए, 25 9 देखिए 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 9 बजे करेंगे तो 225 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 25 से गुणा 4 बजे करेंगे तो 100 होता है, और 8 बजे करेंगे तो 200 होगा। एक बार और कर दीजिए, 9 बार हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 9 बार करेंगे तो 25 और आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 225। यदि आपको ये सीटेट का पेपर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग भी आप इसको देख रहे हैं, देखे हैं, तो लाइक अवश्य करिएगा। आपको अच्छा लगा है, कुछ बेनिफिट हुआ है तो लाइक अवश्य करिएगा। हम यूट्यूब पे नए अवश्य हैं, लेकिन आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे टीचिंग एक्सपीरियंस तो हमारा पिछले 15 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो कोई भी क्लास आप लोग को ख़राब नहीं लगेगा, जो भी पढ़ाएंगे अच्छा लगेगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद, क्या कहें आपको, धन्यवाद।